अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, बिज़नेस फाइनेंस का तीसरा चैप्टर हम शुरू करने लगे हैं और ये चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एनालिसिस के बारे में है। अभी तक हमने जनरली फाइनेंस का ओवरव्यू पढ़ा है, उसके बाद हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं और अब उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल क्या होता है। उनमें से एक जो है उनका एनालिसिस भी होता है, एनालिसिस करके और उससे कंक्लूजन्स ड्रा करना, बिज़नेस की हेल्थ को देखना, बिज़नेस के फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स को देखना, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस से हम करते हैं। लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में मज़ीद जाने से पहले मैं आपको ज़रा सी याद दहानी करा दूं कि पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था। पिछला लेक्चर हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में था। हमने देखा कि कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो किस तरह बनाया जाता है और कितने तरीके हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के, ये हमने देखे थे पिछले लेक्चर में। आज का हमारा टॉपिक जो है वो कुछ इन चीज़ों पर मुश्तमिल होगा। सबसे पहले कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस है क्या, और उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस हम करते क्यों हैं, आखिर इसकी ज़रूरत क्या है, ये हम देखेंगे। और उसके बाद हॉरिजॉन्टल या ट्रेंड एनालिसिस ऑफ बैलेंस शीट और हॉरिजॉन्टल और ट्रेंड एनालिसिस ऑफ इनकम स्टेटमेंट्स। उसी तरह से आप कैश फ्लो स्टेटमेंट का एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस सवाल पे गौर करते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस एक्चुअली है क्या। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग अ कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर डिसीजन मेकिंग पर्पसेस। यहाँ पे तो हमें इसके पर्पस का पता चलता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस हम क्यों करते हैं, क्योंकि कंपनी में बहुत सारे मैनेजमेंट ने डिसीजंस लेने होते हैं और वो डिसीजंस वेल इन्फॉर्म्ड हों, इसके लिए वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एनालिसिस करते हैं। External stakeholders use it to understand the overall health of an organization as well as to evaluate financial performance and business value. Internal constituents use it as monitoring tool for managing the finances. तो हमें पता चला कि दो तरह के मेनली लोग जो हैं वो इंटरेस्टेड होते हैं। यानी सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस को अगर हम एक प्रोडक्ट के तौर पे देखें, तो अगर ये एक प्रोडक्ट है तो इसके कस्टमर कौन कौन से हैं, इसमें इंटरेस्टेड कौन कौन है, कौन कौन चाहते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एनालिसिस किया जाए। तो दो तरह के इसके कस्टमर्स हैं, इंटरनल कस्टमर्स हैं और एक्सटर्नल कस्टमर्स हैं। इंटरनल कस्टमर्स में कौन कौन आते हैं? इंटरनल कस्टमर्स में आपकी मैनेजमेंट आती है, आपके एम्प्लॉइज़ आते हैं, आपके ओनर्स आते हैं, जो डायरेक्टली आपके बिजनेस के साथ रिलेटेड है, वो लोग आपके इंटरनल कस्टमर्स में आते हैं। तो वो क्यों फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करवाना चाहते हैं या करना चाहते हैं? वो बिज़नेस के परफॉर्मेंस को देखना चाहते हैं। हर बिज़नेस के लिए हमने एक टारगेट रखा होता है, उस टारगेट के साथ हम उसको कंपेयर करते हैं, क्या हम उस टारगेट को अचीव कर पा रहे हैं। दूसरी चीज़, हम इंडस्ट्री के ट्रेंड्स को देखते हैं, इंडस्ट्री में क्या ट्रेंड चल रहा है। मे बी आपका बिजनेस 20% प्रॉफिट कमा रहा है, लेकिन इंडस्ट्री में लोग 50% कमा रहे हैं, तो वैसे 20% बुरा फिगर नहीं है। लेकिन अगर इंडस्ट्री में बाकी 50% कमा रहे हैं, तो फिर वाई कि हम जो है वो 20% कमा रहे हैं। इन चीज़ों को देखने के लिए हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एनालिसिस करते हैं। दूसरे लोग होते हैं आपके एक्सटर्नल कस्टमर्स या एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स। ये कौन होते हैं? ये आपके पोटेंशियल ओनर्स हो सकते हैं, वो लोग जो आपके स्टॉक लेने में जिनकी दिलचस्पी है, इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, स्टॉक ट्रेडर्स हो सकते हैं, वो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस को इस्तेमाल करते हैं। आपके क्रेडिटर्स होते हैं, जो बैंक वगैरह आपको कर्जा देते हैं, वो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देख के आपके बिजनेस की हेल्थ देखते हैं कि आपके बिजनेस की हेल्थ क्या बता रही है, स्ट्रांग है, वीक है, पोटेंशियल है, नहीं है। तो क्रेडिटर्स हो गए। इसके अलावा आपके सप्लायर्स हैं। जाहिर है जो सप्लायर्स होते हैं वो आपको बहुत सारी दफ़ा क्रेडिट पे भी माल देते हैं, तो वो एक तरह से आपके क्रेडिटर भी होते हैं, तो वो भी आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस में इंटरेस्टेड होते हैं। या वो लोग जो फ्यूचर में हमारे साथ कोई बिजनेस करना चाहते हैं, मे बी कोई ऐसी कंपनी है जो हमारी कंपनी को एक्वायर करना चाहती है, वो भी उसमें इंटरेस्टेड होगा। इसके अलावा आपके
रेगुलेटर्स जो हैं, रेगुलेटर्स आपके बिजनेस की हेल्थ देखना चाहेंगे तो रेगुलेटर्स भी उसको चेक करेंगे आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस को। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज किया जाता है मुख्तलिफ तरीक़ों से। आज हम सिर्फ एक तरीका पढ़ेंगे, इससे आगे और बहुत सारे तरीके आने वाले हैं, उन सब के बारे में हम बारी बारी पढ़ेंगे। तो इनका पर्पस क्या होता है कि आपके बिजनेस की परफॉर्मेंस को गेज किया जाता है और उसके बाद परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए अगर कोई डिसीजन लेना है तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के बेस पे लिए जाते हैं। अब इंटरनल स्टेक होल्डर्स जैसा कि हमने जिक्र किया, ये शेयर होल्डर्स और ओनर्स होते हैं, उसके अलावा मैनेजमेंट होती है, उसके अलावा आपके एम्प्लॉइज़ होते हैं। एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स कौन कौन से हैं? वो आपके क्रेडिटर हो सकते हैं, आपके पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, कंपिटिटर्स हो सकते हैं, ऑडिटर्स हो सकते हैं, रेगुलेटर्स हो सकते हैं। ये आपके इंटरनल और एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स हैं। अब हम आते हैं हॉरिजॉन्टल या ट्रेंड एनालिसिस की तरफ कि हॉरिजॉन्टल एनालिसिस या ट्रेंड एनालिसिस जो है वो क्या होता है। Horizontal or trend analysis is a technique that shows changes in the amount of corresponding financial statement items over a period of time. The statement for 2 or more periods are used in horizontal analysis. Horizontal analysis होता क्या है? आपके बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं तो जब 2 या 2 से ज़्यादा सालों का आपके पास डेटा अवेलेबल हो तो उससे आप हॉरिजॉन्टल एनालिसिस कर सकते हैं। तो पहली चीज़ तो हमारे पास क्या आ गई कि आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा सालों का डेटा होना चाहिए, ये उसकी पहली शर्त है। दूसरा क्या है कि करेस्पॉन्डिंग अमाउंट्स जो होती हैं सेम चीज़ के, अगर प्रीवियस ईयर के लेट्स सपोज हमारे पास सिर्फ 2 ईयर हैं, ईयर 1 और ईयर 2। ईयर 1 में जो कैश है ईयर 2 में उसकी क्या पोजीशन है, इसी तरह आपके लाइबिलिटीज़ हैं ईयर 1 में जो थी तो ईयर 2 में उसमें क्या चेंज आई, ये आपका हॉरिजॉन्टल एनालिसिस है। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस जो है वो एब्सोल्यूट अमाउंट्स में भी होता है, परसेंटेज में भी होता है, दोनों तरीके से होता है कि एब्सोल्यूट अमाउंट कितनी बड़ी है और परसेंटेज कितनी बड़ी है। तो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस को मज़ीद बेहतर तरीके से समझने के लिए मैं आपको एक्सेल शीट पे ले जाता हूँ और एक्सेल शीट पे हम यही एनालिसिस परफॉर्म करते हैं कि ये एनालिसिस किया किस तरह जाता है। अच्छा, तो पहले हम इनकम स्टेटमेंट पे हॉरिजॉन्टल एनालिसिस परफॉर्म करते हैं। ये हमारे पास एक इनकम स्टेटमेंट है, यानी ABC कंपनी लिमिटेड है और उसके 5 साल का हमारे पास इनकम स्टेटमेंट है। अब इस पे आपने याद रखना है कि ये जो पहला साल है इसको हम बेस ईयर जो है वो लेते हैं, इसको हम बेस ईयर मानेंगे। बेस ईयर का मतलब क्या है कि बाकी सालों की परफॉर्मेंस हम इसी साल से कंपेयर करेंगे और उसमें उसका ट्रेंड देखेंगे हॉरिजॉन्टल एनालिसिस में कि चीज़ें किस तरफ जा रही हैं। तो हम क्या कर लेते हैं, हम सबसे पहले तो यहाँ से इस सारे को कॉपी कर लेते हैं और इसको यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं ताकि हमारे पास सारी की सारी फॉर्मेटिंग आ जाए। उसके बाद इन फिगर्स को हम डिलीट कर देते हैं। अब फॉर्मेटिंग हमारे पास सिमिलर आ गई है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे फार्मूला लगाते हैं, इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाई अगेन द सेम ईयर। याद रखिएगा सब में यही साल चलेगा। तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया। अब यहाँ पे आपके पास 1 आ रहा है, हमें यहाँ पे परसेंटेजेस में चाहिए तो हम क्या करते हैं, इन सारे सेलों को सेलेक्ट करते हैं, इसको फॉर्मेट सेल करते हैं और इसको हम परसेंटेज साइन में ले आते हैं। ये परसेंटेजेस आ गए और 2 डेसिमल प्लेसेस तक इसको हम ले। अब जो हमारे पास यहाँ पे डेटा आएगा वो परसेंटेजेस में आएगा। तो आपका जो बेस ईयर है ये हमेशा 100% होगा, ठीक है। इसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, ये भी 100% हो जाएगा। उसके बाद इसको हम कॉपी करते हैं। अच्छा, अब आपके पास दूसरा आसान तरीका क्या है कि आप इस सेल को ड्रैग कर सकते हैं, लेकिन मसला यह है कि अगर आप ड्रैग करेंगे तो सारे के सारे 100% में आ जाएंगे। अब हमने करना क्या है कि ये जो सेल है C6
इसको हमने एब्सोल्यूट रेफरेंस बनाना है। एब्सोल्यूट रेफरेंस बनाने के लिए आप इस पे क्लिक करके C6 पे जैसे मैंने किया और F4 कर दें। अब आपको ये $C और $6 दोनों के सामने नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब है कि ये सेल यहाँ पे लॉक हो गया। अब C6 ये ऊपर वाला जो न्यूमरेटर वाला है ये तो चेंज होगा, लेकिन डिनोमिनेटर यही रहेगा। अब अगर आप ड्रैग करेंगे तो अब आपके पास रिजल्ट कुछ इस तरह से आएंगे। इसी तरह इसमें भी आप यहाँ पे क्लिक करके F4 कर दें, इसमें भी क्लिक करके F4 कर दें। अब ये हमारे सारे एब्सोल्यूट रेफरेंस हो गए। इसके बाद आप सबको भी अगर पकड़ के और ड्रैग करेंगे तो ये अब हमारे पास आ गया डेटा परसेंटेजेस की शक्ल में। अब अगर आप देखें, हम पहले इस कॉलम को देख लें। इसको मैं ज़रा हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको बेहतर नज़र आए। तो ये कॉलम हमें क्या बता रहा है? 2017 तो 100% है, जाहिर है सेम ही बेस ईयर है। जब हम 2018 की तरफ गए तो वहाँ पे हमें वो बता रहा है 101.7%। इसका मतलब है कि ये 2017 से 1.7% बढ़ा है। क्या? नेट सेल्स हमारी 2017 से 2018 में 1% बढ़ी है, 2019 में 2.3% बढ़ी है, 2020 में हमारा 3.28% सेल बढ़ी है और 2021 में 8.4% बढ़ गई है। इसी तरह कास्ट ऑफ गुड्स से सोल्ड को अगर आप देखें तो कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1.68% बढ़ी है, उसके बाद 3.97% बढ़ी है, उसके बाद यहाँ पे 4.8% बढ़ी है और यहाँ पे 6.29% हमारी जो है कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बढ़ी है। इसी तरह ग्रास प्रॉफिट जो है वो यहाँ पे 1.7% है, यहाँ पे 1.1% यानी 1.18%, यहाँ पे 2.2% और यहाँ पे 9.8%। तो बेसिकली इसको ट्रेंड एनालिसिस भी इसीलिए कहा जाता है कि आपको अपने तमाम जो आपके बिजनेस के वेरिएबल्स हैं उनके ट्रेंड का पता चलता है कि क्या आपका ट्रेंड जो है वो अपवर्ड है या डाउनवर्ड है, चीज़ें डिक्लाइन कर रही हैं या इंक्रीज कर रही हैं। अच्छा, इसका अब इनको आप स्टैंड अलोन भी देख सकते हैं इस एनालिसिस को, कि आप अपने बिजनेस के किसी बेस ईयर को उठा के और उसके साथ बाकी ईयर्स को कंपेयर करते हैं। और दूसरा, आप इंडस्ट्री के बेंचमार्क्स को भी देखते हैं कि इंडस्ट्री का जो ट्रेंड क्या है और आपके बिजनेस का ट्रेंड क्या है। लेकिन नॉर्मली ये अपने बिजनेस के ट्रेंड को देखा जाता है कि बिजनेस में आपकी चीज़ों का ट्रेंड क्या है। उसके बाद बैलेंस शीट में भी यही तरीक़ेकार होता है। इस एरिया को लेट्स सपोज उसी तरह हम कॉपी करके और पेस्ट कर लेते हैं कि हमारे पास फॉर्मेटिंग आ जाए, और उसके बाद इसको हम डिलीट कर देते हैं। फिर फार्मूला कॉपी कर लेते बना लेते हैं, दिस इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाई सेम सेल। दोबारा करें, ये 1 आ गया। इन सारों को सेलेक्ट करके और इसको हम फॉर्मेट सेल करके परसेंटेज में चेंज कर लेते हैं और 2 डिजिट्स तक इसको हम कर लेते हैं। अब हमारे पास ये आ गया 100%। अब इसको हम ड्रैग कर लेते हैं, इसी तरह कंट्रोल C कंट्रोल V और फिर डिवाइडेड बाय दिस, और इसको हम कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। अब ये हमारे पास आ गया। उसके बाद C8 को हमने एब्सोल्यूट रेफरेंस बनाना है, उसी तरह क्लिक करके और F4 कर देंगे। अब हम इसको ड्रैग कर लेते हैं और अब हमें ये बता रहा है कि टोटल करंट एसेट्स जो हमारे थे वो 6.94% बढ़े हैं फ्रॉम 17 to 18, और इसी तरह 2019 में एज़ कम्पेयर टू 2017 हमारा ये कम हुआ है
5.66% और उसके बाद ये 5-6%। इसी तरह यहाँ पे ये ऑलमोस्ट 4% जो है वो हमारा 2020 में कम हुए हैं और दिसंबर 2021 में हमारा फिर 2007 के लेवल पे आ गया और यहाँ पे अगर आप देखें तो 4338 और 4338 हमारा लेवल जो है वो सेम है। इसी तरह अगर आप टोटल एसेट्स को देख लें तो टोटल एसेट्स भी हमारे दिसंबर 2017 के मुकाबले में दिसंबर 2018 में 4.56% बढ़े हैं और यहाँ पे सिर्फ 0.31% बढ़े हैं, यहाँ पे 24.01% बढ़े हैं और यहाँ पे 32% बढ़े हैं। अच्छा, ये 100 का फिगर साथ आ रहा है। अगर ये आपको कंफ्यूजिंग लगता है तो आप सिंपल क्या करेंगे कि इस फार्मूले में यहाँ पे -1 साथ लगाएंगे। जब -1 लगाएंगे तो वो 100% बीच में से निकाल के सिर्फ आपको जितना डिफरेंस आया है वो डिफरेंस बताएगा। तो जिस तरह से आपको इजी लगे उसी तरीके से आप कर सकते हैं। यहाँ पे अब अगर आप -1 करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप -0.78 है, मतलब 0.78 जो है वो आपका कम हुआ है। तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल एनालिसिस है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। अब सवाल ये होता है कि हॉरिजॉन्टल एनालिसिस जो है उसके यूजेस क्या क्या हैं, हम क्यों करते हैं। तो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस इज यूज्ड इन रिव्यू ऑफ कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और मल्टीपल पीरियड्स। आप मुख्तलिफ सालों में देखते हैं कि आपकी कंपनी में ट्रेंड क्या चल रहा है, आपके एसेट्स किस तरफ जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं, आपकी लाइबिलिटीज़ कम हो रही हैं, बढ़ रही हैं, आपके एक्सपेंसेस, रेवेन्यू, प्रॉफिट, जितनी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर आपके फिगर्स हैं, इंडिविजुअल हेड ऑफ अकाउंट्स हैं, हर एक को आप चेक कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल एनालिसिस में। ये नॉर्मली सेम लाइन आइटम्स को बेस ईयर के साथ हमें क्या देता है, परसेंटेज में हमें इंक्रीजेज या डिक्रीजेज दिखाता है। गो कि आप एब्सोल्यूट वैल्यूज में भी कर सकते हैं, आप बेस ईयर को माइनस करते जाएंगे आपके नए साल से तो वो आपको एब्सोल्यूट फिगर में भी मिलता है, लेकिन जनरली हम क्या करते हैं इसको परसेंटेजेस में शो करते हैं। Horizontal analysis allows financial statement user to easily spot trends and growth patterns। ये हमें ट्रेंड्स और ग्रोथ पैटर्न के बारे में बताता है, जैसे इसका नाम ही ट्रेंड एनालिसिस है कि हमें ट्रेंड बताता है कि बिजनेस का ट्रेंड जो है वो ग्रोइंग है या डिक्लाइनिंग है। Horizontal analysis shows a company's growth in financial position versus competitors। आप competitors का एनालिसिस भी करके उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पब्लिक होती हैं, आप किसी भी कंपटीटर के फिगर्स लेके उसका भी ट्रेंड एनालिसिस और अपना करके और देख सकते हैं कि उसकी कितनी परसेंट ग्रोथ है, आपकी कितनी परसेंट ग्रोथ है। और अगर उसकी ग्रोथ आपसे ज़्यादा है तो फिर आप निटी ग्रिटी में जाएंगे, एक एक चीज़ को देखेंगे कि कहाँ में भी आपकी सेल्स बहुत ज़्यादा बड़ी है लेकिन उसके बावजूद प्रॉफिट ग्रोथ आपका उतना नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपके कहीं एक्सपेंसेस में मसला है या आपके कास्ट में मसला है। तो जब आप कास्ट एनालाइज करेंगे हो सकता है कि आपका कास्ट ऑफ प्रोड्यूस जो है, कास्ट ऑफ प्रोड्यूस ज़्यादा है। अगर कास्ट ऑफ प्रोड्यूस ज़्यादा नहीं है तो नीचे कौन सा ऐसा एक्सपेंस है जो आपका कंपटीटर्स के मुकाबले में ज़्यादा है जिसकी वजह से आपका प्रॉफिट जो है वो कम हो रहा है। उसके अलावा हॉरिजॉन्टल एनालिसिस कैन बी मैनिपुलेटेड टू मेक द करंट पीरियड लुक बेटर। स्पेसिफिक हिस्टोरिकल पीरियड ऑफ पुअर परफॉर्मेंस आर चोज एज अ कंपैरिजन। हाँ, ये अब मैनिपुलेशन की बात आ गई। इन रिपोर्ट्स को एनालिसिस को मैनिपुलेट किया जा सकता है किस तरह कि आप अपने पिछले 5 साल 7 साल में जो सबसे पुअर परफॉर्मेंस जिस साल आपने दिया है, अगर उसके फिगर्स को आप बेस में लेंगे तो अल्टीमेटली आपको बिजनेस का ट्रेंड जो है वो बहुत बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अगर बहुत अच्छे साल से कंपेयर करेंगे तो फिर क्या होगा कि आपको बिजनेस का ट्रेंड जो है वो गिरता हुआ महसूस होगा। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस ईयर को एज बेस ईयर लेते हैं। बेस ईयर को चेंज करके इन रिपोर्टों को मैनिपुलेट किया जा सकता है। तो इसलिए आपने कोशिश करनी है कि आप उस ईयर को लें जो एवरेज हो, जो बहुत ज़्यादा कम ना हो, जिस साल में परफॉर्मेंस आपकी बहुत ज़्यादा ख़राब ना हो और बहुत ज़्यादा अच्छी ना हो। इस चीज़ को आपने देखना है।
अगला जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा वर्टिकल एनालिसिस के बारे में, और वर्टिकल एनालिसिस को इन डिटेल डिस्कस करेंगे और किस तरह एनालिसिस करते हैं एक्सेल में वो भी इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।